स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट ईयर के पार्ट पे आ रहे हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, आपके लिए ये सेकंड यूनिट है, गैसियस स्टेट या गैस अवस्था। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आपने 12th में पढ़ी हुई है, तो ये एक तरह से परिचय या इंट्रोडक्शन होगा गैस अवस्था का। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि गैस अवस्था क्या है। तो परिचय: साधारण दाब और ताप पर हम पदार्थ मैटर यानी द्रव्य तीन अवस्थाओं में मिलती हैं: ठोस, द्रव और गैस यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस में पाया जाता है। कोई भी द्रव्य, कोई भी मैटर, हम इसकी तीन अवस्थाएं मानते हैं। क्या डिफरेंस है तीनों में? गैसियस फेज में या गैस अवस्था में कण बहुत दूर दूर होते हैं और उनके मध्य के आकर्षण बल बहुत कम होते हैं, जिन्हें हम कभी कभी अपनी इच्छा से नेग्लिजिबल भी मान लेते हैं। जबकि द्रव और ठोस में आकर्षण बल अधिक होते हैं और पार्टिकल्स या कण बहुत निकट आते जाते हैं। गैसों के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी अंतर आणविक बल, कणों के मध्य या अणुओं के मध्य जो बल रहता है वो गैसों में बहुत कम होता है। और चूंकि बल बहुत कम है, इसलिए अणु बहुत अधिक गतिशील होते हैं, तेजी से गति करते हैं। तेजी से गति करते हैं और तेजी से गति के कारण क्या हो जाता है, ये रैंडम गति करते हैं, अनियमित, इनकी कोई गति नहीं होती, ये किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं। अब चूंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, गति कर रहे हैं, तो इनकी डेंसिटी या घनत्व बहुत कम होता है। फिर गैस का अपना कोई निश्चित आकार भी नहीं होता और कोई आयतन भी नहीं होता। गैसों को, चूंकि बहुत दूर दूर मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट करैक्टर गैस का जो है वो ये है कि हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, सबसे अधिक संपीड़ित होती है। तो गैसों की जो प्रॉपर्टी है उसको अगर हम सिस्टमैटिक ढंग से पॉइंट वाइज करना शुरू करें, तो सबसे पहले कि गैस के मध्य में आकर्षण बल का मान बहुत कम होता है। फिर गैस के मध्य अंतर आणविक बल बहुत कम होता है। अणु बहुत अधिक गतिशील होते हैं, गति भी अनियमित होती है। कोई निश्चित आकृति नहीं होती, कोई निश्चित आयतन नहीं होता, घनत्व बहुत कम होता है और गैसों को हम बहुत अधिक संपीड़ित कर सकते हैं। गैसों में हम दो या दो से अधिक गैसों को मिलाएं तो एक मिक्सचर बनता है और मिश्रण हमेशा होमोजीनस या सममांगी मिश्रण ही होगा, हेट्रोजीनस या विषमांगी नहीं होगा। गैसें कितनी भी मिलाई जाए, हमेशा सममांगी मिश्रण ही बनाती हैं। गैसों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आदर्श गैसें या आइडियल गैस और दूसरा है वास्तविक गैसें या रियल गैस। तो आदर्श गैसें, आदर्श गैसों के लिए वे गैसें जो हर ताप, प्रत्येक का मतलब एवरी टेम्परेचर और प्रेशर, या हम तीन वेरिएबल्स में से कोई दो वेरिएबल लेते हैं, तो प्रत्येक ताप और दाब या ताप और आयतन या दाब और आयतन पर गैसों के नियम, जैसे गैसों के नियम कौन कौन से हैं, आपने 12th में पढ़े हैं, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, इन सब का पालन करते हैं और जिनके मध्य में, कणों के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता, जिनके आयतन में वृद्धि में, ऊर्जा में भी परिवर्तन नहीं होता, वही गैसें आदर्श गैसें कहलाती हैं। तो आदर्श गैसों की डेफिनेशन में एक तो गैसों के नियमों का पालन होना चाहिए, गैसों के कणों के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होना चाहिए, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आयतन में वृद्धि हो तो ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसी गैसों को हम आदर्श गैसें कहते हैं। और जो आदर्श गैसें हैं वो वास्तव में नहीं पाई जाती, वो काल्पनिक होती हैं,
किसी भी रियल गैस को आदर्श कंडीशंस में लाकर हम उसको आदर्श गैस बना सकते हैं। वास्तविक गैसें वे गैसें हैं जो उच्च ताप को सारा प्रेशर लगाते हैं, उच्च दाब और निम्न ताप टेम्परेचर बहुत कम है पर गैसों के नियमों का पालन करती हैं। यानी जब दाब ज्यादा होगा और ताप बहुत कम होगा तो लगभग सब गैसें गैसों के नियमों का पालन करती हैं और उनका आयतन ताप के साथ घटकर 270 डिग्री सेंटीग्रेड पर शून्य नहीं होता। हम मान ही नहीं सकते कि आयतन गैस का शून्य हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो जीरो नहीं हो सकता ताप के साथ घटकर, चाहे हम ताप को जीरो कर दें, आयतन कभी भी शून्य नहीं होगा। तो इस तरह की गैसों को हम वास्तविक गैसें कहते हैं। अब नियमों पे आते हैं। थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया हम पढ़ लेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन में। इस पहली स्लाइड में आपने पढ़े हुए हैं 12th में, पर फिर भी एक रिवीजन हो जाएगा कि बॉयल्स लॉ क्या है। तो किसी भी गैस में दाब या ताप का परिवर्तन करने पर आयतन में भी परिवर्तन होगा और परिवर्तन सभी गैसों में लगभग एक जैसे नेचर का होता है और इसके लिए हम कुछ नियमों के पढ़ते हैं और उन्हें हम गैस नियम कहते हैं। यानी दाब या ताप में परिवर्तन करेंगे तो आयतन में परिवर्तन होगा। तो ये तीनों जो वेरिएबल्स हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला गैस नियम है बॉयल का नियम। बॉयल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1662 में ये नियम दिया था कि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन V उसके दाब P के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर the volume of any gas is inversely proportional to the pressure. तो P is inversely proportional to V या P is proportional to 1 upon V और PV is equals to K। तो ये हमारा इक्वेशन आई। अब अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए दो गैसें लेते हैं P1 और P2 और उनकी जो वॉल्यूम्स हैं वो V1 और V2 हैं, तो P1 V1 is equals to P2 V2। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो गैस का दाब P और आयतन V के बीच में हम एक ग्राफ खींचते हैं और हमारा ग्राफ जो है वो हाइपरबोला आता है, हाइपरबोलिक कर्व आता है। तो कैसा आता है हाइपरबोलिक कर्व? इस तरह का। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जब हमने ग्राफ खींचा तो जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं प्रेशर का मान तेजी से कम होने लगता है और बहुत देर कम हो जाता है। तो स्थिर ताप पर दाब और आयतन के बीच में जो हम ग्राफ खींचते हैं हम उसको आइसोथर्मल ग्राफ या समतापी वक्र भी कहते हैं। तो नॉर्मली हम इन्हें आइसोथर्म्स ही कहते हैं, ठीक है। तो समतापी वक्र, और समतापी वक्र का मतलब यही हुआ कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। दूसरे नियम पर आते हैं। चार्ल्स या इसी को गैलुसेक, दो साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए चार्ल्स का नियम भी कह सकते हैं और गैलुसेक का नियम भी कह सकते हैं। चार्ल्स या गैलुसेक ने क्या कहा कि अब इन्होंने स्थिर दाब किया। यहाँ क्या कांस्टेंट रखा है? P कांस्टेंट रखा है। तो स्थिर दाब पर एक गैस के आयतन ताप के प्रभाव को समझाया है। तो जो गैस का आयतन है वो ताप के समानुपाती होता है। और दूसरी भाषा में जैसा उन्होंने डेफिनेशन लिखी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन V ताप में प्रत्येक डिग्री यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि के साथ आयतन भी बढ़ता है और कमी के साथ आयतन भी घटता है। तो यानी जो आयतन है वो ताप के समानुपाती है। V is directly proportional to T।
अगर हम देखें मैथमेटिकल रेशो देखा जाए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर गैस का आयतन V0 है, ताप थोड़ा सा बढ़ा दिया तो उस वक्त आयतन VT है। तो चार्ल्स के नियम के अनुसार VT बराबर V0 प्लस थोड़ा सा आयतन बढ़ जाएगा, कितना, T अपॉन 273.15 V0। और सिंप्लीफाई कर दें, V0 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस T अपॉन 273.15 ब्रैकेट बंद, या 273.15 प्लस T अपॉन 273.15। V0 को हम बाईं तरफ लेफ्ट साइड में ले आए तो VT अपॉन V0 इज इक्वल टू 273.15 प्लस T अपॉन 273.15। तो ये हमारा सिंपल हुआ। अब 273 प्लस T ये क्या है, हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप या केल्विन टेम्परेचर है। तो सेंटीग्रेड टेम्परेचर में जो T है उसके अंदर जब हम 273.0 जोड़ देते हैं तो वो हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे 0 डिग्री है तो उस पर -273, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो हमारा T0 है वो हो जाता है -273 केल्विन। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और एब्सोल्यूट 0 शून्य सेंटीग्रेड पर क्या है, -273 केल्विन। तो इस तरह से हम टेम्परेचर्स को हमेशा केल्विन में लेते हैं। दूसरी इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो हम लिख सकते हैं VT अपॉन V0 इज इक्वल टू TT अपॉन T0। TT और T0 क्या है, हमारे एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स और परम ताप हैं। और उस वक्त टेम्परेचर 0 डिग्री और T0 पे 0 डिग्री और TT पे T डिग्री है। चार्ल्स के नियम को हमने देखा कि V इज प्रोपोर्शनल टू T, यानी स्थिर दाब पर किसी निश्चित मात्रा में जो गैस है उसका आयतन ताप के समानुपाती है। तो जैसे हमने वहां लिखा था PV बराबर K, तो यह हो जाता है V इज प्रोपोर्शनल टू T या V अपॉन T इज इक्वल टू K। ये हुआ हमारा कांस्टेंट। अब अगर निश्चित ताप पर गैस के आयतन और टेम्परेचर के बीच में हम ग्राफ खींचें तो वो एक सीधी लाइन आती है, जो हमें आगे की स्लाइड में दिखाई दे रही है। एक सीधी लाइन आ रही है पर वो ओरिजिन से 0 से नहीं गुजर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि गैस का आयतन कभी भी शून्य नहीं होता है। अब जो हम स्लोप है, स्लोप से हम V0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। V0 मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन। तो स्लोप हमें बताता है, स्लोप को अगर हम 273.15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आयतन होगा V0 वो कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये हमारे दो नियम हो गए, एक हुआ बॉयल्स लॉ और दूसरा हुआ चार्ल्स लॉ। अब हम तीसरे पे आ रहे हैं और तीसरा नियम है अमेटॉन नियम या ताप और दाब के बीच नियम, प्रेशर टेम्परेचर लॉ, जो हमें दिया था अमेटॉन ने। अब हम प्रेशर और टेम्परेचर के बीच निकाल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमने आयतन को स्थिर कर दिया है। तो स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब ताप के 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से या घटाने से दाब के 1/273 यानी 273 भाग बढ़ता या घटता है। तो उसी तरह से जैसे चार्ल्स लॉ है, हम इसको बहुत सिंपल भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो गैस का दाब है वो गैस के ताप के समानुपाती होता है, यानी P is directly proportional to T।
अब उसी तरह से जैसे हमने वहां कैलकुलेट किया था, हम यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। माना कि हमने आयतन स्थिर रखा है और गैस की एक निश्चित मात्रा का दाब 0 डिग्री सेंटीग्रेड और T डिग्री पर P0 और P है। तो P बराबर हो जाएगा P0 प्लस P0 T अपॉन 273, या P0 को हमने बाहर ले लिया तो 273 प्लस T अपॉन 273, या P अपॉन P0 कर दें तो ये आ जाएगा 273 प्लस T अपॉन 273। अब हम 273 प्लस T को क्या लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हमने लिख दिया P0 इंटू T अपॉन 273। तो ये हमारा रिलेशन आया, और इस रिलेशन से हम कह सकते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या P अपॉन T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट या स्थिरांक। अतः स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का जो दाब है वो उसके परम ताप के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के समानुपाती होता है। टी नहीं, स्मॉल टी के नहीं, किसके, कैपिटल टी यानी परम ताप के समानुपाती होता है। तो इस तरह से हमने तीनों नियम पढ़ लिए हैं गैसों के, चार्ल्स लॉ, बायल्स लॉ और अमेटन्स लॉ। और ये बेसिक नियम हैं जो हम आदर्श गैसों के और वास्तविक गैसों के साथ जब अंतर पढ़ेंगे तब उसमें भी ये बेसिक चीजें हमारी काम आएंगी।